वेलकम एवरीवन। हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रारंभ कर रहे हैं जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन और OH- आयन की सांद्रताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे हम pH के नाम से प्रदर्शित करते हैं। pH सामान्यतः जलीय विलयन में या एक्वस मीडियम के अंदर किसी भी परिस्थिति में या विलयन के अंदर उपस्थित H+ आयन और OH आयन की सांद्रता को या अम्ल व क्षार के विलयन की सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए या माध्यम की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए हम pH का उपयोग करते हैं। pH वास्तव में H+ आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन विलयन में H+ और OH आयनों की सांद्रताओं का योग है वो हमेशा ही निश्चित रहता है। यानी हम जलीय विलयन के अंदर H+ और OH आयन की सांद्रताओं की प्रकृति को pH और सेकेंडरी POH के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात पहली चीज आपको जो अहम रूप से ध्यान रखनी है वो ये है कि pH वास्तव में हम जलीय विलयन से संबंधित प्रक्रिया के रूप में उपयोग में लेते हैं। पहली बात है, जलीय विलयन या जल विलायक के अलावा किसी अन्य माध्यम या अन्य विलायक की बात की जाए तो pH का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जलीय विलयन से संबंधित अवधारणा है। दूसरी परिस्थिति में यह विलयन के माध्यम को प्रदर्शित करता है या माध्यम को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि विलयन का माध्यम अम्लीय है तो उसे हम इसे pH के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। माध्यम यदि क्षारीय है तो भी इसे हम pH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में यदि अम्लीय माध्यम के अंदर दो अलग अलग विलयन आपको दिए गए हैं तो हम उनकी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए भी pH का उपयोग करते हैं। pH में परिवर्तन के साथ अम्ल और क्षारीय माध्यम की सामर्थ्य भी परिवर्तित होती है, जो इस टॉपिक के अंदर हम अभी पढ़ने वाले हैं। अर्थात जलीय विलयन के अंदर H+ OH आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए, माध्यम में अम्लीय और माध्यम को प्रदर्शित करने के लिए, या अम्लीय और क्षारीय माध्यम की सामर्थ्य को दर्शाने के लिए, या तीसरी स्थिति चौथी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार के मात्रात्मक गुण को दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अर्थात दो अम्लों की तुलना करने के लिए या दो क्षार की तुलना करने के लिए हम pH का उपयोग करते हैं। तो pH चूंकि जलीय विलयन से संबंधित है तो आपको जलीय विलयन के बारे में कुछ जानकारी या जल विलायक के बारे में कुछ जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि pH पूर्णतः जल के विलायक के रूप में अगर जल उपस्थित है या जलीय विलयन है तो उसी की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो सर्वप्रथम हमें pH के बारे में ये पता होना चाहिए कि यदि हम जल या एक्वस मीडियम यूज कर रहे हैं तो जल की प्रकृति कैसी है। और सिंपल सी बात है, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, अतः शुद्ध अवस्था में जल या विलयन के रूप में जल, जलीय विलयन में या शुद्ध रूप से माध्यम के रूप में यह दुर्बल अपघटय होने के कारण H+ और OH- आयनों में अति अल्प मात्रा में वियोजित होता है। और चूंकि दुर्बल विद्युत अपघटय है इसलिए आयनों और H2O के मध्य एक निश्चित प्रकार का साम्य रहता है, जो माध्यम परिवर्तन के साथ अग्र और प्रतिप दिशा में विस्थापित हो सकता है। लेकिन हम इसी माध्यम को pH के रूप में परिवर्तित या प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज और ध्यान रखें कि H+ यदि कहीं प्रदर्शित किया जाता है तो चूंकि यह प्रोटॉन है, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है और जलीय विलयन के अंदर है तो यह H3O+ आयनों के रूप में या उसके H2O की संख्या बढ़ा करके गुणक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम जलीय विलयन में H+ की जगह सरलतम H3O+ आयन के रूप में इसको दर्शाते हैं, लेकिन यहां टॉपिक में हम इसको H3O न लेकर के
प्रत्यक्ष रूप से H+ लिखेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये H3O+ को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर विलयन के अंदर कोई दुर्बल विद्युत अपघटय का साम्य उपस्थित है तो साम्य पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार साम्य स्थिरांक को ज्ञात करते हैं। साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम या के साम्य लिखा गया है, ये किसके बराबर होता है? जो साम्य अभिक्रिया हमने लिखी है उसके दो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की सक्रियताओं का गुणनफल बटा क्रियाकारक की सक्रियताओं का जो सेकंड पार्ट है भाग में लिख करके अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उत्पाद की सक्रियताओं का गुणनफल, तो उत्पाद तो चूंकि H+ और OH- है तो उनकी सक्रियताएं, अर्थात बड़े कोष्ठक में H+ को लिखने का मतलब है H+ की सक्रियता को लिखा गया है, बटा क्रियाकारक चूंकि H2O के रूप में लिखा गया है तो हम इसे H2O को बड़े कोष्ठक में लिख के इसकी सक्रियता को दर्शाते हैं। तो यहां पर H+ आयन की सक्रियता गुणा OH- आयन की सक्रियता, ये दोनों उत्पाद हैं, बटा H2O की सक्रियता का अनुपात यदि प्रदर्शित करें तो यह इस साम्य का साम्य स्थिरांक कहलाता है। लेकिन हमें यहां पर साम्य स्थिरांक की जगह हमें H+ और OH- जो दिया गया है इन दोनों के गुणनफल का उपयोग pH निर्धारण के लिए करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको आगे ध्यान रखनी है कि H+ और OH- अगर दिया गया है तो इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। तो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन की सक्रियता तथा OH- आयन की सक्रियता का गुणनफल एक नए स्थिरांक के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं जिसको कहा जाता है Kw, और यहां पर लिया गया यह W वाटर के लिए प्रदर्शित होता है, अर्थात जल के आयनिक गुणनफल को दर्शाता है। अर्थात जल में जो आयन उपस्थित है उन आयनों की सक्रियता के गुणनफल को ही हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो Kw यहां पर जल का आयनिक गुणनफल है। अब चूंकि आयनिक गुणनफल की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आयनिक गुणनफल वास्तव में क्या दर्शाता है वो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। क्या है उसको ध्यान से देखें। आयनिक गुणनफल जो प्रदर्शित किया गया है यह आयनिक गुणनफल आयनों के गुणनफल को दर्शाता है, सक्रियताओं के गुणनफल को दर्शाता है। अब हम चूंकि दुर्बल विद्युत अपघटय ले रहे हैं, तनु विलयनों का अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ Kw को जल का आयनिक गुणनफल कहेंगे और इन दोनों के लिए हम सांद्रता शब्द का उपयोग करेंगे, क्योंकि तनु विलयनों के लिए या कम मात्रा में आयनों के लिए हम सक्रियता की जगह सांद्रता का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात मैं इसको दूसरे रूप में कहूं तो Kw क्या है? जल का आयनिक गुणनफल, जो किसके बराबर है? जल में H+ आयन की सांद्रता तथा OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो ये ध्यान रखना है कि हम Kw को स्थिरांक के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगले में आप ये ध्यान रखेंगे कि Kw हमेशा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ताप बढ़ेगा तो Kw का मान भी बढ़ेगा। कारण क्या है कि स्थिर ताप पर विलयन में H+ और OH आयनों की सांद्रताओं का मान या सांद्रताएं स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे तो H2O के आयनन की दर बढ़ने से इन दोनों का मान बढ़ेगा, और अगर ये दोनों का मान बढ़ता है तो Kw अर्थात जल का आयनिक गुणनफल भी बढ़ेगा। यानी Kw यहां पर परिवर्तित हो रहा है किसके साथ में? ताप के साथ में। यदि मैं यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो जल का आयनिक गुणनफल भी क्या होगा? बढ़ेगा या उसके मान में वृद्धि होगी। तो हम एक निश्चित ताप लेकर के Kw का या Kw के मान का या स्थिरांक का उपयोग करते हैं, और वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग 298 केल्विन के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्थिर कर देते हैं और स्थिर करने के बाद में हम Kw को निर्धारित करते हैं इसका मान कितना होता है। तो यहां पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं 1 लीटर जल की बात कर रहे हैं। 1 लीटर जल का मतलब है 1000 ml जल में यदि आंशिक आयनीकरण होता है तो
आयनीकरण की प्रक्रिया में या आयनन की प्रक्रिया के अंदर कितने H2O आयनीकृत होते हैं उन्हीं को आधार मानकर हम Kw दर्शाते हैं। तो यहां 1000 ml या 1 लीटर जल में लगभग या एग्जैक्ट रूप से हम टेम्परेचर ऊपर वाला ले रहे हैं तो 10 की घात -7 मूल H2O आयनीकृत होता है। तो 1 लीटर जल के अंदर कितने H2O आयनीकृत हुए? 10 की पावर -7। तो अगर मैं उपयुक्त साम्य को प्रदर्शित करता हूं जिसमें H2O पूर्णतः आयनीकृत हो चुका है, अब तो ये किसको निर्मित करता है? H+ और OH- आयनों को निर्मित करता है। यदि यहां पर आयनीकृत होने वाले H2O की संख्या 10 की घात -7 मूल है तो ऐसी स्थिति में इसका पूर्ण आयनीकरण हो चुका है। तो कितने का? 1 लीटर में से केवल 10 की घात -7 मूल आयनीकृत होते हैं तो उतने ही H+ और OH आयन बनाएंगे। तो चूंकि प्रारंभ के अंदर हम इसको नहीं लेते, लेकिन पूर्णतः यदि इतने 10 की घात -7 मूल H2O आयनीकृत हो जाए तो 10 की घात -7 मूल H+ और 10 की घात -7 मूल पावर -7 मूल OH- आयन बनते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, 1 लीटर शुद्ध जल में H+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। OH- आयनों की संख्या भी 10⁻⁻7, क्योंकि 1 लीटर में से 10⁻⁻7 मूल H2O आयनीकृत होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास H+ आयनों की सांद्रता आ चुकी है और OH- आयनों की सांद्रता आ चुकी है। अगर इसका मान मैं Kw में रख देता हूं तो ऐसी स्थिति में Kw आपके पास में प्राप्त होगा या जल का आयनिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 10⁻⁻7 गुणा 10⁻⁻7 H+ आयनों की सांद्रता और ये है OH- आयनों की सांद्रता, और इन दोनों का गुणनफल यदि लिया जाए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। ये लगभग 10 की घात -14 के बराबर होता है। ये 10⁻⁻14 लिखा गया है। अब इसका मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। मात्रक कितना है? तो मात्रक इस रूप में आएगा 10⁻⁻7 क्या था? मूल में था। कितने विलियन के अंदर मूल थे? ये 1 लीटर विलियन के अंदर। तो इसका 1 का मात्रक आ जाएगा यहां पर मूल प्रति लीटर। में आयन के रूप में ले रहा हूं तो यहां पे मूल आयन प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। और यदि मैं 2 का गुणा कर रहा हूं तो इसका घातांक कितना लगेगा? 2। तो Kw 25 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलीय विलयन के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है। मैंने 1 नहीं लिखा, हम डायरेक्ट इसको 10⁻⁻14 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। मात्रक आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि हमें Kw के प्रत्यक्ष मान की आगे आवश्यकता नहीं है, pH के रूप में हम इसको pKw के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और pKw होता है ऋणात्मक लघुगणक जिसका आधार 10 है। किसके? Kw के। तो Kw के ऋणात्मक लघुगणक को हम pKw कहते हैं और इसी रूप में हम pH को प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मान आप देख लें कि अगर मैं -log आधार 10 के रूप में Kw अर्थात 10⁻⁻14 रखता हूं तो सरल करने पर 10 का घातांक आगे आएगा तो माइनस आगे ऋणात्मक मान से गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये मान आएगा +14 और आगे रहेगा log 10 आधार के साथ 10 का मान। यदि आधार और संख्या समान है तो उसका परिणाम कितना आता है? 1। तो इस 10 का लघु गुणक हो जाएगा 1। तो 14 × 1 अर्थात मान कितना आएगा? 14। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, pKw का मान यहां पर कितना आ रहा है? 14। ये आपको ध्यान रखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का ऋणात्मक लघु गुणक कितना होता है? 14। और इसीलिए चूंकि जलीय विलयन के pH का प्रदर्शन कर रहे हैं तो pH स्केल इस पर निर्भर करती है 0 से लेके ये इसका अधिकतम मान है।
अर्थात पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होगी, अर्थात पीकेडब्ल्यू का मान जो अधिकतम है वहां तक पीएच स्केल चलती है, और इसी को हम इसी टॉपिक में लेंगे, और पीएच यहीं से आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल, इसको सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। निर्भर किस पे कर रही है? पीकेडब्ल्यू के मान पर। पीकेडब्ल्यू कितना है? 14 है। पीकेडब्ल्यू 14 है तो पीएच स्केल कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर के 14 तक, और इसका मध्य बिंदु जो है वो होगा 7, अर्थात यहां पर इन दोनों में पीएच स्केल पूरी 0 से 14 जो कि पीकेडब्ल्यू के अधिकतम मान है वहां तक होगी, और इसका जो मध्य बिंदु है 7, यह बिंदु यहां पर OH माइनस और H प्लस दोनों आयनों की समान सांद्रता को प्रदर्शित करेगा, और जब H प्लस और OH माइनस की सांद्रता समान है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर pH 7 किसको दर्शाता है? उदासीन प्रकृति को या उदासीन माध्यम को दर्शाता है। लेकिन अगर मैं 7 से 0 तक चलूं तो यह अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करेगा, और 7 से 14 तक चलूं तो यह क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अम्लीय माध्यम क्या है पीएच के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो 7 से कम पीएच वाला कोई भी माध्यम है उसको हम 7 से कम है, 7 से कम पीएच वाला कोई भी माध्यम है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? अम्लीय माध्यम। और यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय माध्यम। और अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसे हम उदासीन माध्यम कहते हैं। और चूंकि ये पूरी प्रक्रिया जल के लिए, जल विलायक के लिए प्रदर्शित की जा रही है, इसलिए यह पीकेडब्ल्यू पर निर्भर करेगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो 7 से कम सामान्य परिस्थितियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय विलयन का पीएच स्केल 0 से 14 तक चलती है। 7 उसका उदासीन बिंदु है, 0 से 7 तक पीएच वाला विलयन अम्लीय प्रकृति का, 7 से 14 पीएच तक का विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें जरूर ध्यान रखें। इसे सोरेनसन स्केल कहते हैं, और यहाँ पीएच को कई बार H को H प्लस के रूप में और P को पोटेंज के रूप में लिखा जाता है, तो भी आप ध्यान रखें। तो पीएच को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? पोटेंज ऑफ H प्लस आयन। इसी को हम आगे पीएच के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और यह सोरेनसन स्केल कहलाती है, जो जल के आयनिक गुणनफल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मान है सामान्यतः हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर कोई अन्य ताप भी दिया हुआ है तो पीएच स्केल पीकेडब्ल्यू के मान पर निर्भर करेगी। कैसे है वो ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज आप इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करें, ध्यान रखें। पीएच स्केल जल के आयनिक गुणनफल पर निर्भर करती है, ये प्रक्रिया मैं बता चुका हूं, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केडब्ल्यू के मान को दर्शाती है। लेकिन यदि मैं अगर पीएचडब्ल्यू में केडब्ल्यू जो दिया गया है या पीकेडब्ल्यू में जो केडब्ल्यू हम प्रयुक्त कर रहे हैं ताप के साथ परिवर्तित होता है, तो यदि ताप परिवर्तित किया जाए तो केडब्ल्यू भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। ताप बढ़ेगा तो केडब्ल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों ताप पर निर्भर कर रहे हैं, अर्थात पीएच निर्भर कर रहा है केडब्ल्यू के मान पर, केडब्ल्यू निर्भर कर रहा है तापक्रम पर, अर्थात ताप परिवर्तित किया जाए तो पीएच भी क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म जल प्रयुक्त किया गया है, चूंकि ये 25 से टेम्परेचर ज्यादा है, जल को गर्म किया जाता है, जल के आयनन की दर बढ़ती है, इसका मतलब H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, और अगर इन दोनों की सांद्रता बढ़ती है इसका मतलब KW का मान भी बढ़ेगा, और अगर KW का मान बढ़ेगा तो PKW जो प्रदर्शित किया गया है, PKW किस पे निर्भर कर रहा है? KW के मान पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में PKW का मान पहले से परिवर्तित हो जाएगा, और चूंकि KW बढ़ता है तो इसका ऋणात्मक लॉग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और अगर ऋणात्मक लॉग घटता है तो पीएच स्केल
14 से थोड़ी छोटी हो जाएगी, अर्थात उसका उदासीन माध्यम का पीएच परिवर्तित हो जाएगा। आप अगर देखें, अगर मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के Kw का मान 10⁻⁻13 लेता हूं, अर्थात -14 से बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, इसका pKw कितना हो जाएगा, pKw का मान माइनस ऋणात्मक लॉग के रूप में कितना आएगा 13। तो पीएच स्केल कितनी हो जाएगी वो आप इसको नोट करें, तो स्केल हो जाएगी 0 से pKw के अधिकतम मान तक, और इसका माध्य बिंदु होगा 6.5, अर्थात 6.5 से नीचे अम्लीय माध्यम और 6.5 से ऊपर क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करेगा, अर्थात उदासीन प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, 6.5 पीएच उदासीन माध्यम को दर्शाएगा। यदि इस तरह के प्रश्न देखें, कई एग्जाम में यह पूछा गया है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए गए जल में H+ और OH आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल या जल का आयनिक गुणनफल 10⁻⁻13 है, तो इस विलयन का पीएच यदि 6.5 होगा तो माध्यम क्या रहेगा। तो अगर आप प्रक्रिया समझ चुके हैं तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि Kw का जो मान दिया है उसको pKw में बदलें, pKw का जो मान है वो पीएच स्केल का अधिकतम मान होगा, उस पीएच स्केल को 0 से उस अधिकतम मान तक व्यवस्थित करिए, उसका जो मध्य बिंदु होगा वही बिंदु उदासीन माध्यम को दर्शाएगा। यदि हमें पूछा है 6.5 पीएच, तो 6.5 पीएच 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए गए जल का उदासीन माध्यम होगा। लेकिन अगर सामान्य प्रक्रिया पर पूछा जाए इस स्केल के बारे में, तो चूंकि 6.5 इससे नीचे होगा तो ऐसी स्थिति में अम्लीय माध्यम को दर्शाएगा। तो आपको आंसर किस पर डिपेंड करना है, परिस्थितियां कौन सी दी गई है उसके आधार पर। यदि टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है तब हम केवल इसी स्केल का उपयोग करेंगे, और आगे हम पूरे टॉपिक में केवल 0 से 14 की स्केल का ही उपयोग करेंगे, जिसका उदासीन बिंदु पीएच 7 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज हम बात करें अब है पीएच स्केल और उसके अम्लीय और क्षारीय माध्यम की प्रकृति की बात करें, जो हम पहले ले चुके हैं। अगर मैं अम्लीय माध्यम की बात करूं तो अम्लीय माध्यम का पीएच हमेशा 7 से कम होगा, और अगर क्षारीय माध्यम की बात की जाए तो क्षारीय माध्यम का पीएच हमेशा 7 से अधिक होगा। 7 से कम, 7 से अधिक। अब हम केवल pKw 14 लेकर के ही हम ये मान दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कभी आगे टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलना है। तो पीएच 7 से कम अम्लीय माध्यम, 7 से ज्यादा क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करेगी, अर्थात हमें पीएच पता है तो हम बता सकते हैं कि विलयन का माध्यम क्या होगा। नेक्स्ट स्थिति एक और इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखें। Kw का मान ताप के साथ बढ़ता है, तो pKw घटने के कारण, तो ताप बढ़ने से Kw बढ़ेगा लेकिन pKw घटेगा, और pKw घटने के कारण पीएच स्केल छोटी होगी और माध्यम परिवर्तित हो जाएगा। उसका ये प्रश्न दिया हुआ है जिसको मैंने अभी हल करके बताया कि यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw 10⁻⁻13 मूल आयन प्रति लीटर वर्ग के रूप में दिया गया है, तो pKw 13 है, तो उदासीन बिंदु कितना रहेगा, 6.5 रहेगा। तो इसमें से प्रक्रिया दे करके आपको ये कह सकते हैं ज्ञात करो, ये कह सकते हैं ज्ञात करो, या कह सकते हैं पीएच स्केल कहां से कहां तक होगी ज्ञात करो, तो हम निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्थिति देखें, पीएच और पीओएच में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पीएच के अंदर, और हम उसी जलीय विलयन के अंदर पीएच और पीओएच लेकर के इसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि जलीय विलयन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक Kw हमने ले रखा है, H+ आयन की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर है, इसलिए इसको आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल ये दिया हुआ है। अगर मैं इसका ऋणात्मक लघु गुणक ले लेता हूं तो -log आधार आप 10 रखेंगे, इधर हो जाएगा -log आधार 10 H+ आयन की सक्रियता या सांद्रता, और यहां पर अगर गुणा में बात करें तो कैसे आएगा, गुणा का चिन्ह लघु गुणक में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें इसका ऋणात्मक लघु गुणक लेना है, तो log आधार 10 और किसकी बात कर रहे हैं, OH- की बात कर रहे हैं। तो ऋणात्मक लघु गुणक OH- का लेना है। अब चूंकि ऋणात्मक लघु गुणक Kw अभी हम प्रदर्शित किए थे कि यह pKw के बराबर है,
और ऋणात्मक log H प्लस आयन, ये आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक लघु गुणक किसी भी प्रकृति का दिया हो उसको P के रूप में प्रदर्शित करते हैं या पोटेंज या पावर के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको पोटेंज किसका लेना है, H प्लस आयनों का, प्लस का चिन्ह रहेगा, वापिस माइनस जो दिया वो किसको प्रदर्शित करेगा, PH को दर्शाता, ये POH को दर्शाता है। तो P के W किसके बराबर होगा, H प्लस का ऋणात्मक लघु गुणक अर्थात PH और POH का योग किसके बराबर होगा, P के W के बराबर। और चूंकि P के W का मान निश्चित होता है और कितना होता है 14, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं P के W बराबर होता है 14, अर्थात PH और POH का योग हमेशा कितना रहेगा 14। माध्यम कोई भी हो, जल शुद्ध अवस्था में हो, अम्लीय माध्यम हो, क्षारीय माध्यम हो, सभी परिस्थितियों में pH और POH का योग हमेशा ही 14 रहता है यदि टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं वही प्रक्रिया लेके चल रहा हूं 14 की स्केल को, और उसमें यदि मैं प्रदर्शित करता हूं 14, अगर pH 6 है तो POH कितना होगा 8 होगा, pH यदि 3 है तो POH कितना होगा 11 होगा, यदि pH 2 है तो POH कितना होगा 12। और अगर आपको पूछे ये तीन परिस्थितियों का माध्यम क्या होगा, तो हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों का माध्यम pH के आधार पर अगर याद रखें तो pH कितना है 7 से कम, अर्थात ये तीनों ही परिस्थितियां अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करती है। लेकिन यदि मैं इसकी सेकेंडरी परिस्थितियां प्रदर्शित करूं तो 14 बराबर pH प्लस POH, ये अम्लीय माध्यम के लिए कहा, अब मैं क्षारीय माध्यम की बात करता हूं, दोनों का योग स्थिर रहेगा। pH यदि मैं यहां लेता हूं 8, pH 8 7 से ज्यादा है तो माध्यम कैसा होगा क्षारीय, तो उसमें POH का मान कितना रहेगा 6 होगा। pH का मान यदि 10 है तो POH कितना होगा 4 होगा। इसी तरीके से तो 10 ये है, दोनों का योग 14 करना है, ये कितना होगा 4। अगर मैं इसकी जगह इसको 14 कर देता हूं pH तो POH कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर तीनों परिस्थितियों में pH का मान क्या है 7 से अधिक है, अर्थात ये तीनों परिस्थितियां ही क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए हम pH और POH दोनों याद नहीं रखते, हम केवल pH याद रखते हैं, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। तो हम pH देख करके परिणाम ज्ञात कर सकते हैं कि माध्यम कैसा होगा। अगर अतिरिक्त पूछा जाए तो हमें POH ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके POH ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट करके रखें और ये आगे की प्रक्रिया में फिर जरूरत पड़ेगी, मैं अभी वापस आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट एक दिया हुआ है, H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता के साथ में इनका क्या संबंध है, तो वो प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं pH या सांद्रता और H प्लस और OH आयनों की सांद्रता में क्या रिलेशन है। मैं दो रिलेशन बहुत सिंपल से बता रहा हूं। पहला रिलेशन प्रदर्शित करें तो उसमें आपको इनकी शर्त याद रखनी है कि पूर्ण आयनन की प्रक्रिया हो जाए तो ही हम ये सूत्र काम में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कंप्लीट आयनाइजेशन, किसी भी विद्युत अपघटय का जलीय विलयन में पूर्ण आयनीकरण हो चुका है तो हम यहां दिए गए सूत्रों का उपयोग करते हैं। और उसमें मैं दोनों अलग अलग परिस्थितियां ले रहा हूं, अम्लीय माध्यम के लिए, दूसरी परिस्थिति में यहां पर ले रहा हूं क्षारीय माध्यम के लिए। अम्लीय माध्यम के लिए पहली स्थिति देखें, अगर मैं अम्लीय माध्यम की नॉर्मलता लेता हूं तो यह विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के बराबर होगी, क्योंकि अम्ल आयनीकृत होकर के H प्लस आयन उत्पन्न करता है। और यदि मैं क्षारीय माध्यम की बात करूं तो क्षारीय माध्यम की नॉर्मलता या क्षार की नॉर्मलता OH माइनस आयनों की सांद्रता के बराबर होगी। लेकिन यदि मैं इस नॉर्मलता की जगह मूलरता के रूप में सांद्रता देता हूं तो आपको एक अतिरिक्त चीज और ध्यान में रखनी है। तो सेकंड पार्ट आप देखें, यदि मूलरता दी गई है तो आप इसको किस रूप में प्रदर्शित करेंगे।
तो मोलरता दी गई है तो सबसे पहले आप इसको नॉर्मलता में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद ही आपका उत्तर आएगा। तो अगर मुझे मोलरता दे रखी है तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मलता में परिवर्तित करूंगा। तो नॉर्मलता में परिवर्तित करने का तरीका क्या है, m इंटू एक्स से गुणा कर दीजिए। जहां दिया गया x किसको प्रदर्शित करता है, मैं बात कर रहा हूं अम्ल के लिए, तो किसी भी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में पृथक किए गए या उत्पन्न किए गए स्वतंत्र H+ आयनों की संख्या को हम x घटक के रूप में या x फैक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और यही मान अम्ल के लिए क्षारकता कहलाता है। तो किसी भी अम्ल द्वारा विलयन में या जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न किए गए H+ आयनों की संख्या को, अर्थात एक मोल से जितने H+ आयन मिलेंगे उन H+ आयनों की संख्या ही किसको प्रदर्शित करती है, x को या क्षारकता को दर्शाती है। जैसे यदि मैं HCl लेता हूं तो आयनीकरण द्वारा एक H+ बनता है, तो इसके लिए x का मान कितना होगा, 1, अर्थात क्षारकता कितनी होगी, 1, अर्थात HCl एकल क्षारीय अम्ल है। यदि मैं H2SO4 लेता हूं तो ये एक मोल कितने H+ देता है, जलीय विलयन में 2 H+ आयन मुक्त करता है, अर्थात इसके लिए x या क्षारकता का मान कितना होगा, 2। तो इस तरीके से जो भी मान x का आता है वो रखकर m से गुणा करें, और इन दोनों का गुणनफल किसको दर्शाएगा, n को, और यह n आगे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा H+ आयनों की सांद्रता के बराबर। सेकेंड स्थिति में यहां आपको बता रहा हूं क्षारीय माध्यम के लिए प्रदर्शित करें। तो यहां पर क्षारीय माध्यम या क्षार के लिए नॉर्मलता मुझे ज्ञात करनी होगी, तो मैं m को किससे गुणा करूंगा, x से, और x यहां क्षार के लिए क्या कहलाता है, अम्लता कहलाता है। और क्षार के लिए अम्लता क्या है, विस्थापित होने वाले OH आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विस्थापित होने वाले, और ये एक मोल से विस्थापित होने वाले OH आयनों की संख्या को हम x या अम्लता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं यहाँ पर NaOH यूज करता हूं तो x का मान या अम्लता का मान कितना होगा, 1, क्योंकि आयनीकरण होकर एक OH माइनस देता है। इसकी जगह अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं, पूर्ण आयनीकरण हो जाए तो x का मान कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से कोई भी यौगिक दिया जाए, विलयन में उत्पन्न किए गए OH- आयनों की संख्या को हम अम्लता कहते हैं, और यह अम्लता x की जगह रख के हम नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तो ये प्रक्रिया आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में 2 सूत्र हैं, नॉर्मलता अम्ल के लिए H+ आयनों के बराबर, क्षार के लिए OH- आयनों के बराबर। और यदि मैं नॉर्मलता की जगह मोलरता लेता हूं तो मोलरता को x से गुणा कर दीजिए, तो यह x की जगह यदि मैं यहां पर क्षारकता लिखता हूं तो अम्ल के लिए क्षारकता या H+ आयनों की संख्या का गुणा करें, नॉर्मलता में बदल जाएगा। और अगर मैं क्षार के लिए लेता हूं तो क्षार के लिए x का मान अम्लता के बराबर होगा, उत्पन्न किए गए OH- आयनों की संख्या के बराबर होगा, और उसका मान रख के हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज न हो, अगर मैं एसिटिक अम्ल लेकर के इसके लिए आपको क्षारकता का मान पूछूं तो आप गिनती करके देखें, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। लेकिन अगर जलीय विलयन में इसको घोला जाए तो जलीय विलयन के अंदर यह CH3COO- आयन के साथ एक H+ आयन ही उत्पन्न करता है, अर्थात आयनीकृत स्वतंत्र H+ आयनों की संख्या एक मोल में कितनी है, एक ही है। अतः इसके लिए x का मान या क्षारकता का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपको सूत्र ध्यान रखने हैं, n अम्ल के लिए H+ आयनों के बराबर, क्षार के लिए OH आयनों के बराबर, तथा मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता में परिवर्तित कर दीजिए, m इंटू x नॉर्मलता के बराबर होगा। फिर बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं मिली नॉर्मल और सेमी मोलर विलयन की pH ज्ञात करनी। तो pH ज्ञात करने के लिए एक संबंध मैं आपको बता रहा हूं, वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। चूंकि हमें पता है pH बराबर होता है -log जिसका आधार है 10 और H+ आयन की सांद्रता के बराबर। क्लियर है, जिसे हम कंसंट्रेशन के रूप में CH+ आयन लिख सकते हैं, या
सक्रियता AH+ आयन भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसका उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम सांद्रता शब्द काम में ले रहे हैं। या इसी संबंध को हम इस रूप में लिखते हैं कि pH अगर मैं प्रदर्शित करता हूँ इसके रूप में, तो यहाँ से अगर मैं ये दोनों मान बाईं ओर लेके आ जाऊँ तो ये pH चला जाएगा 10 की घातांक में, ये अलग से रखना, 10 की घातांक में pH, क्योंकि माइनस इधर लाते ही pH माइनस हो जाएगा, इधर का माइनस हट जाएगा, तो pH हो गया माइनस में। लॉग में इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग किसका, माइनस pH का, और एंटी लॉग माइनस pH जिसमें इसका आधार 10 है तो वो घातांक में परिवर्तित होगा। तो इस तरीके से यह बराबर हो जाएगा किसके, H+ आयन की सांद्रता के। तो आपको इस संबंध को अगर सीधा ध्यान रखें तो हम सीधे pH को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किसी भी जलीय विलयन में यदि H+ आयनों की सांद्रता में 10 की घातांक माइनस pH के रूप में जो भी दे रखी है वही घातांक यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। और यदि H+ आयनों की सांद्रता घातांक में दे रखी है तो ऋणात्मक घात का मान जो भी है वही pH को दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ अम्ल के लिए, अम्ल में H+ आयनों की सांद्रता या नॉर्मलता का मान 10 की पावर -3 दिया गया है, तो pH कितना होगा। अब आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का संबंध, H+ बराबर 10 की पावर -3, तो H+ आयनों की संख्या बराबर या सांद्रता बराबर 10 की पावर -pH। अगर मैं तुलना करूंगा तो 10 की घातांक माइनस में आगे क्या लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ है pH, तो ऋणात्मक मान के आगे जो संख्या लिखी है वो किसको दर्शाएगी, pH को। अगर सिंपल 10 की घातांक के रूप में कोई चीज दे रखी है तो वही इसका pH होगा। लेकिन ध्यान रखना अम्लीय माध्यम के लिए H+ आयन की सांद्रता नॉर्मलता के रूप में दी जाती है और वही pH के अंदर परिवर्तित करने के काम में आती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, H+ आयन सांद्रता दे रखी है, इसका ऋणात्मक लघुगुणक ले लीजिए, तब भी pH का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष आप ध्यान रखें घाता इसी रूप में लिखा जाता है सवाल, H+ आयन सांद्रता या नॉर्मलता अगर दित्ती दे रखी है तो 10 की घातांक माइनस में जितनी भी है वही इसके pH को दर्शाता है। लेकिन अगर इसकी जगह क्षार है तो प्रक्रिया थोड़ी बदल जाएगी, वो मैं नेक्स्ट में लेता हूं। अब आप प्रश्न की ओर चेक करें क्या स्थिति है, मिली नॉर्मल विलयन, अर्थात पहले प्रश्न की बात करें तो नॉर्मलता दे रखी है कितनी, मिली। मिली का मतलब होता है 1/1000 या 10 की घात -3, तो यहाँ पे मिली 1/1000 दे 10⁻³ के बराबर है, तो नॉर्मलता हो जाएगी कितनी, 10⁻³ ठीक है। मिली और नॉर्मल, तो n का मान, नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि यह इसका मात्रक प्रदर्शित कर रहा है, तो ये मिली की जगह हमने लिखा 10⁻³ और आगे क्या है नॉर्मल, तो ये हो गया 10⁻³ नॉर्मल विलयन। और जलीय विलयन में अम्ल दिया गया है तो उसकी नॉर्मलता किसके बराबर होगी, H+ आयनों की संख्या या सांद्रता के बराबर, और H+ आयनों की सांद्रता यहाँ पर इस रूप में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं, तो 10⁻³ है, तो ये जो 3 दिया गया है यही pH को दर्शाता है और इस विलयन का pH होगा 3 और pH क्योंकि 7 से कम है अम्लीय माध्यम को दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखें, सेमी मोलर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें सेमी का मीनिंग क्या है। सेमी का मतलब होता है हाफ या आधा या 1/2 लिखते हैं। तो मोलर का मतलब है मोलरता आपको दे रखी है, तो मोलरता कितनी दे रखी है सेकंड विलयन या सवाल के लिए, m का मान आपको दे रखा है सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है 1/2, सांद्रता आपको दे रखी है मोलर में, 1/2 मोलर विलयन है जिसके लिए m का मान दिया है। चूंकि हम pH ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये आगे सूत्र भी ध्यान रखना है। कई बार यह सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में लिखा जाए जलीय विलयन में तो आपको सूत्र H2SO4 पता होना चाहिए। केवल शब्द सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है तो आपको सूत्र H2SO4 पता होना चाहिए जो X के मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होगा या क्षारकता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तो यहां देखिए मोलरता आपको दे रखी है, ठीक है। अब अगर मोलरता दे रखी है तो जब तक मैं नॉर्मलता में परिवर्तित नहीं करूंगा तब तक ये H+ आयनों की सांद्रता के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि
pH जो भी दिया जाता है वो संबंध 10 के साथ प्रदर्शित करेगा। और pH ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मलता, नहीं दे रखी है तो मोलरता को x से गुणा करिए और ये मान आ जाएगा, m का मान दिया हुआ यहाँ पर 1/2। अभी ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न में सेमी मोलर की जगह m/2 लिखा गया है, तो m यहाँ मात्रक होगा और मोलर मात्रक है, और यहाँ पर 1/2 दिया गया, ये इसकी सांद्रता को दर्शा रहा है। तो मैंने सांद्रता m की जगह लिखी 1/2, m ऊपर मात्रक के रूप में या मोलर आगे मात्रक के रूप में लिखा गया। x यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र से देखिए, जल में घोलूंगा तो कितने H+ उत्पन्न करेगा, 2, और 2 उत्पन्न करते ही x का मान कितना होगा, 2, गुणा करिए, ये मान आएगा कितना, 1। और चूंकि विलयन की नॉर्मलता ही किसके बराबर होती है, H+ आयनों की सांद्रता के बराबर, और विलयन की H+ आयन सांद्रता कितनी है, 1 है। तो मैं pH ज्ञात करने के लिए इस संबंध का उपयोग करता हूं। इस संबंध को चेक करें, H+ आयन की सांद्रता आ रही है कितनी, 1। तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करें, तो यहां पर मैं H+ की जगह लिख देता हूं कितना, 1। तो ये हो जाएगा आपके 10⁻⁻⁻ pH बराबर कितना आ रहा है, 1। अब यहां ध्यान से देखें कि pH जो दिया गया है वो मान के रूप में ज्ञात करना है, तो किसी भी संख्या का क्या घातांक रखा जाए कि उसका मान कितना आ जाए, इकाई आ जाए। तो किसी भी संख्या का शून्य घातांक अगर रखा जाता है तो उसका परिणाम हमेशा कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1। तो 0 घातांक युक्त कोई भी संख्या मान कितना होगा, 1। अर्थात मैं यदि 10 की घातांक 0 लिख देता हूं, पावर 0, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 10⁻0 अर्थात 10 की तुलना में करूं तो ये कट जाएंगे। घातांक के रूप में pH अब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, अर्थात यहां आपके आंसर आ जाएगा pH बराबर 0। तो पहले विलयन का pH कितना हो जाएगा, 3। दूसरे विलयन का pH कितना होगा, 0। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्नों को हम प्रत्यक्ष रूप से हल कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता के साथ का संबंध और pH का 10 की घातांक के साथ में या H+ आयनों के सांद्रता के साथ में संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 लाइनें आप एक बार वापस पढ़ लें कि अम्लीय विलयन की नॉर्मलता विलयन में H+ आयनों के सांद्रता को दर्शाती है, ये बता चुके हैं, N हमेशा H+ के बराबर होगा। क्षारीय विलयन की नॉर्मलता, ये सब नॉर्मलता ध्यान रखना, मोलरता में फिर आपको नॉर्मलता में बदलना पड़ेगा। तो नॉर्मलता, क्षारीय विलयन की नॉर्मलता विलयन में OH आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, अब हम जो प्रक्रिया हमने पढ़ी है 10 की पावर कितनी हो pH में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप चेक करें, महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में लिखे गए हैं, H+ आयन की सांद्रता हमेशा 10 की घातांक माइनस pH के बराबर होगी, और यदि मैं OH आयन की बात करता हूं तो यह उसी तरीके से है। देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं POH बराबर माइनस ऋणात्मक लघु गुणक 10 आधार युक्त OH आयन की सांद्रता, तो उसी को सरल करेंगे तो जैसे pH 10 की घातांक माइनस में प्रदर्शित करता है, तो POH भी 10 की घातांक माइनस POH के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो pH है वहां पर घातांक के रूप में, यहाँ घातांक के रूप में क्या है, POH, अर्थात OH लें तो घातांक हो जाएगी ऋणात्मक 10 की घातांक ऋणात्मक POH। अगर मैं H+ आयन सांद्रता ले रहा हूं तो 10 की घातांक हो जाएगी माइनस pH। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है, आपको याद रखने हैं। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न है, यदि H+ आयन सांद्रता 10⁻³ दे रखी है तो H+ दे रखा है, इसलिए घातांक pH के बराबर होगा। ऋणात्मक मान हटाने के बाद जो मान है वो pH के बराबर। इसी तरीके से अगर pH दिया है तो pH और POH का योग कितना होना चाहिए, 14 या 14। तो यहां पर चूंकि pH 3 है तो 3 को 14 में से घटाइए, POH कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से H+ आयन की सांद्रता 10⁻² है, तो इससे तुलना करें तो माइनस के आगे की संख्या pH के बराबर, तो pH 2 होगा, तो POH कितना होगा, 14 - 2 12 के बराबर, क्योंकि pH और POH का योग हमेशा 14 होता है। जलीय विलयन के लिए ये प्रक्रिया आपने पहले ले रखी। नेक्स्ट में आप देखें, अगर H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁷ है तो
ये हमने पे शुरुआत में लिया था जल के आयनन के द्वारा। तो 10⁻⁻7 है, तो 10 की घात माइनस के आगे जो संख्या लिख रखी है 7, ये 7 किसको दर्शाएगा? पीएच को। और पीओएच 14 में से 7 घटाइए, वापस कितना होगा? 7। तो उदासीन माध्यम के लिए पीएच और पीओएच का मान 7 ही रहता है, दोनों का योग 14 रहेगा। अम्लीय माध्यम के अंदर कोई भी और सांद्रता दे रखी हो, पीएच और पीओएच 14, पीएच और पीओएच 3 + 11 14 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं पीओएच दे रखा है तो पीओएच में ओएच आयन की सांद्रता हमेशा नॉर्मलता के बराबर होगी जब पूर्ण आयनीकरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पीओएच माइनस जो दिया गया 10⁻⁻1, अगर मैं इन दोनों समीकरणों की या संबंधों की तुलना करूं तो OH OH 10 घातांक माइनस माइनस, POH के आगे की जगह क्या लिखा है? 1, अर्थात POH कितना आएगा? 1 आएगा। अब ध्यान रखना, H+ आयन सांद्रता दी है तो पहले pH निकलेगा, OH आयन सांद्रता दे रखी है तो पहले क्या निकलेगा? POH। फिर आप POH को pH में कैसे कन्वर्ट करें, वही तरीका। POH दिया गया है तो 14 में से POH को घटाइए, तो 14 में से 1 घटाऊं तो pH कितना होगा? 13, क्षारीय माध्यम। इसी तरीके से OH आयन सांद्रता 10⁻³ दे रखी है, तो इसका POH कितना होगा? 3, लेकिन pH कितना रहेगा? 11, और जोड़ दोनों का 14 के बराबर, 11 + 3 14। ऐसे ही ये प्रक्रिया भी देख लीजिए, OH आयन सांद्रता भी 10⁻⁻7, जहां जैसे H+ आयन सांद्रता 10⁻⁻7 दी थी। तो ऐसी स्थिति में POH और pH दोनों में 7 आएगा, और अर्थात अगर H+ आयन सांद्रता या क्षारीय विलयन दिया गया है तो क्षारीय विलयन की नॉर्मलता OH आयनों की सांद्रता के बराबर होगी, और उसकी तुलना हम इस संबंधों से करके pH और POH दोनों ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात है, वो आप अच्छी तरह से देखें। अब आपको इसका उत्तर बताना है, चेक करके देखिए। H+ आयन सांद्रता दे रखी है और उधर OH- आयन की सांद्रता भी दे रखी है। आंसर आप बताइए क्या निकलता है। तो इसको देख के आंसर आपने नोट कर लिए होंगे, चेक करके देखें कितना आता है। घातांक दिया है H+ आयन की सांद्रता की घातांक माइनस में 8, तो अगर मैं इसको देखकर लिखता हूं तो H+ आयन सांद्रता दे रखा है तो pH कितना होगा? 8 निकाला। अगर मैं प्रत्यक्ष निकालता हूं तो 8 आ रहा है। उधर में OH आयन की सांद्रता दे रखी है तो POH कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, तो pH कितना आएगा? ध्यान से देखना, अब लिखना मत। 8 आ रहा है तो POH कितना होगा? 6। 8 आ रहा है तो ये pH कितना होगा? 6। अब आप केवल pH से तुलना करें कि इसका माध्यम क्या होगा। pH 6, 7 से कम अम्लीय माध्यम, जबकि वहां क्या दिया गया? OH- आयनों की सांद्रता दे रखी है, अर्थात विलयन में क्षार की सांद्रता दे रखी है, और अगर विलयन में क्षार उपस्थित है तो विलयन का माध्यम अम्लीय कभी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो संबंध निकाला है ये दोनों ही गलत है। ऐसे ही अगर मैं H+ आयन की सांद्रता -8 का pH देखूं तो कितना है? 8, और अगर 8 चेक किया जाए तो कितना हो गया? 7 से ज्यादा। माध्यम कैसा होगा? क्षारीय। लेकिन किसी भी अम्लीय विलयन का माध्यम क्षारीय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये संबंध भी क्या है? गलत है। अर्थात हम इस संबंध को इन सूक्ष्म सांद्रताओं पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? उसका कारण आप जान लें। हम चूंकि जलीय विलयन के अंदर H+ और OH आयनों की सांद्रताओं की बात कर रहे हैं, जल के पास पहले से ही 10⁻⁻7 और OH आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 पहले से ही अंदर उपस्थित है। अब मैं इससे तनु कम सांद्रता युक्त अगर अम्ल और क्षार मिलाता हूं तो अब विलयन में पहले से जो H+ है, फिर जो आपने H+ मिलाए, इन दोनों के संयोजन के बाद ही pH ज्ञात होगी, पहले हम कर नहीं सकते। अर्थात अगर विलयन में H+ आयन या अम्ल की सांद्रता या OH- आयन अर्थात क्षार की सांद्रता 10⁻⁻7 से ये दिया गया है, इससे कम है, अर्थात इससे निम्न सांद्रता दे रखी है, तो आपको pH ज्ञात करने के लिए या POH ज्ञात करने के लिए जलीय विलयन में उपस्थित पहले से उपस्थित H+ और OH आयनों को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी आपके एग्जैक्ट मान प्राप्त होगा, नहीं तो संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर
10 की पावर -7 से कम सांद्रता के अम्ल और क्षार दिए गए हैं तो उनका पीएच ज्ञात करने के लिए हम जलीय विलयन के H+ और OH आयन सांद्रता को जोड़ करके कुल H+ और कुल OH आयन ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही पीएच ज्ञात हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसके लिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहली परिस्थिति देखें, अति तनु विलयन। अति तनु का मतलब है 10 की पावर -7 मूल प्रति लीटर से कम सांद्रता का यदि कोई विलयन है उसको अति तनु विलयन कहते हैं, जो कि जल के H+ और OH आयनों की सांद्रता से कम सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो अति तनु विलयन जिसकी सांद्रता जल आयनों की सांद्रता से कम अर्थात 10⁻⁻7 से कम है तो उनका माध्यम परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात अम्ल है, अम्ल रहना चाहिए, पीएच 7 से कम रहेगी। क्षार है तो क्षार का माध्यम क्षारीय रहना चाहिए, पीएच 7 से अधिक होगी। जबकि यहाँ 6 आ रही थी, गलत है, यहाँ पर 8 आ रही है तो गलत है। तो इसका मतलब माध्यम आपको परिवर्तित नहीं करना है। क्षारीय विलयन कितना भी तनु हो क्षार रहेगा, अर्थात पीएच 7 से अधिक रहेगा। अम्लीय विलयन कितना भी तनु हो माध्यम अम्लीय रहेगा, पीएच हमेशा 7 से कम रहेगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम वेरीफाई करके बताते हैं। एक चीज और नीचे नोट कर रखी है तो वो आप देख लें। अम्ल दिया गया है HCl का 10 की पावर -8 मोलर विलयन दे रखा है। सवाल पूछा गया है इस विलयन का पीएच क्या होगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें, तो अगर 10 की पावर -8 मोलर अर्थात H+ आयनों की सांद्रता इतनी दे रखी है, मोलर और इसमें नॉर्मल समान है क्योंकि ये एक H+ आयन दे रहा है तो m × 1 n और m दोनों बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में विलयन में H+ आयनों की सांद्रता फिर विलयन में के या जल के द्वारा दिए H+ आयनों की सांद्रता को जोड़ के अगर मैं पीएच ज्ञात करूंगा तो उस पीएच का मान 7 से कम होगा। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अति तनु विलयन का माध्यम नहीं बदल सकता, तो अम्ल है तो पीएच 7 से कम, क्षार है पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होगी। कैसे सिद्ध करते हैं, तो इन विलयनों का एग्जैक्ट पीएच क्या होगा हम बता तो सकते हैं कि 7 से कम अम्लीय माध्यम के लिए, 7 से ज्यादा क्षारीय माध्यम के लिए, लेकिन एग्जैक्ट कितनी होगी तो हम इसको प्रदर्शित करें। तो यहां देख सकते हैं 10 की पावर -8 मोलर NaOH का पीएच 7 से अधिक होगा। ये तो सही है क्योंकि माध्यम नहीं बदलेगा, क्षार है, माध्यम 7 से या पीएच 7 से अधिक होगा। 10 की पावर -8 मोलर जल आयनों से भी कम सांद्रता का विलयन है, अति तनु विलयन है। तो ऐसी स्थिति में अम्ल का माध्यम भी 7 से कम रहेगा अर्थात अम्लीय रहेगा, क्षारीय कभी भी नहीं हो सकता। तो अम्ल है 10 की पावर -8 या 10 की पावर -7 से कम सांद्रता का है तो पीएच 7 से कम होगी। क्षार के लिए ये पीएच 7 से अधिक होगी। कितनी होगी वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, 10⁻⁸ और ये है नॉर्मलता। मैं लेता हूं यहाँ पर NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए या इसके जलीय विलयन के लिए, ठीक है। ये तो दे रखी है, लेकिन कुल OH आयन कितने होंगे विलयन में, कुल OH माइनस आयन कौन कौन से होंगे, एक तो NaOH द्वारा उत्पन्न और दूसरे कौन से हो जाएंगे जल द्वारा उत्पन्न OH आयन। NaOH द्वारा उत्पन्न OH आयन दे रखे हैं 10 की पावर -8 और जल द्वारा उत्पन्न OH आयन कितने होते हैं 10 की पावर -7। तो आपको पीएच ज्ञात करने के लिए दोनों OH आयनों को जोड़ करके कुल OH आयन लेने हैं और वही आपका उत्तर होगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया है कि जो नॉर्मलता दे रखी है वही OH आयनों की सांद्रता के बराबर है, तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया है। वहाँ चाहे मोलर विलयन लिखा हो लेकिन चूंकि OH का मान 1 है इसलिए नॉर्मलता मोलरता के बराबर रहेगी, इसलिए मैंने इसको वापस कन्वर्ट नहीं किया। तो सीधा आ जाएगा इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, कुल OH आयनों के बराबर। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं अगली प्रक्रिया लेता हूं। देखिए इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए आपको 10 के घातांक को क्या करना है बराबर करना है, उसके बिना जोड़ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का ही भाग दे देते हैं। अगर मैं भाग या ये संख्या ऊपर लेके आता हूं तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -7 पहले से है, एक और जुड़ जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी -7 और -1 -8, तो ये पावर हो जाएगी 10 की -8।
तो ये है 10 की -8 घातांक के रूप में। यहाँ इन दोनों से हम प्रदर्शित करें तो घातांक हो जाएगा 10 की पावर -8 और ये बचा पीछे कितना 10। अब इन दोनों में से मैं 10 टू द पावर -8 कॉमन लेता हूँ तो पीछे बचेगा, इसमें से पूरा संख्या बाहर ले ली तो एक पीछे बचेगा, प्लस ये संख्या बाहर ले ली पीछे कितना बचेगा 10, और ये टोटल हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर -8 और ये जलीय विलयन में कुल OH आयनों को प्रदर्शित करता है। और इनको अगर मुझे POH में कन्वर्ट, ध्यान रखना OH आयन के है तो POH निकलेगा पहले और फिर उसको pH में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले निकाल रहा हूँ POH बराबर होता है -log, आधार रखना है 10 गुणा किसका निकालना है 11 इंटू 10 की पावर -8 का। तो ये मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको इधर अलग रखें। तो 11 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -8, सेम वही मान यहाँ लिखा। अब मैं इसका माइनस लघु गुणक लेता हूँ POH ज्ञात करने के लिए। -log ऑफ 11 कितना हो जाएगा -log 11, ये होता है माइनस का लॉग, चिन्ह माइनस रहेगा, ये है 1.0414। ये आपको याद रखना है। 11 का 10 आधार युक्त लघु गुणक 1.0414 होता है। प्लस है तो माइनस से 10 की पावर -8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, और बचेगा क्या लॉग आधार 10 इंटू 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या मान आएगा वो आप देखें। इसको यहाँ आगे लेके आ जाएं तो -1 माइनस है 10 -8 से गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8, और लॉग 10 का मान 10 आधार युक्त है तो 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आएगा माइनस का 1.0414 और ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 8 इंटू लॉग 10 1 हो जाएगा। अब आपके पास में आया है, इधर हो जाएगा प्लस का 8, इधर है माइनस 1.0414, और अगर इन दोनों को मैं सरल करता हूं तो क्या आएगा 8 में से ये प्लस का 8 है, ये माइनस की संख्या 1.0414 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, और 8 में से अगर इसको मैं घटाता हूं तो यह उत्तर आता है। अगर आप चेक करके देखें तो ये आएगा आपके 6.9586। क्या आया अभी हमारे पास में POH आया है। तो ध्यान से देखें, अब POH आया है वो 6.9586 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं pH में, क्योंकि माध्यम का मुझे पता करना है तो मैं हमेशा pH में कन्वर्ट करके ही माध्यम को याद रखूं। आप भी इसी तरीके से याद रखें तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो pH कैसे ज्ञात करते हैं, 14 माइनस POH घटा दीजिए, 14 और में से POH घटाएं, या POH में इधर लाऊंगा तो क्या होगा 14 बराबर pH प्लस POH, जो कि P के W के मान को दर्शा रहे हैं। हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर विलयन की सांद्रता की चर्चा कर रहे हैं, उसी को pH में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, POH का मान यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो ये होगा 14 माइनस ये है 6.9586, और मैं हल करूंगा तो ये आएगा 7.0414। और अब आप चेक कर सकते हैं 7.0414 जो दिया गया है उसकी परिस्थिति या प्रक्रिया कैसी है, नोट करें। अब आप चेक कर सकते हैं pH क्या है 7.0414। अब आप देख सकते हैं pH कितना आ रहा है 7 से ज्यादा है। यहां पर आप इस प्रश्न को हल कर रहे थे हम, तो pH 7 से कितना है ज्यादा, और एग्जैक्ट कितना है 7.0414 के बराबर। तो जब भी जल आयनों की H+ और OH आयन सांद्रताओं से तनु विलयन दिया गया हो, चाहे अम्ल का हो या क्षार का हो, माध्यम कभी परिवर्तित नहीं होगा। अम्लीय विलयन का माध्यम अगर अति तनु विलयन है तो अम्लीय ही रहेगा, अति तनु क्षारीय विलयन है तो क्षारीय ही रहेगा। अम्ल के लिए pH हमेशा 7 से कम, क्षार के लिए pH हमेशा 7 से अधिक होगी। यही इंपॉर्टेंट बात है और यही हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल से सिद्ध करके बताई। अब सेम यही बात आप 10⁻⁻8 मोलर HCl जो कि सीधा 10⁻⁻8 नॉर्मल HCl के बराबर होगा,
इसको आप सरल करके देखें और इसी रूप में यह उत्तर, इसको सरल करोगे तो ये उत्तर आपके पीएच के रूप में इतना आएगा, 6.9586 आएगा। और ये अब उस विलयन के लिए क्या होगा, पीएच, जो पूरी प्रक्रिया हम ले रहे हैं वो पीएच होगा, क्योंकि यहां पर H+ आयन सांद्रता HCl द्वारा दिए गए H+ आयन यहां से आ रहे हैं और जल से प्राप्त H+ आयन 10⁻⁸ है। इसका मतलब इसका अगर मैं एग्जैक्ट पीएच लिखूं तो ये आएगा 6.9586 और यह 7 से कम है। इसका मतलब ये है कि माध्यम, अति तनु विलयनों का माध्यम कभी परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब है कुछ एग्जाम्पल, अच्छी तरह से इसको नोट करें और आंसर बताने की कोशिश करें। पहला दिया हुआ है सेंटी नॉर्मल। सेंटी का अर्थ आपको ध्यान रखना है, 1/100 को सेंटी कहते हैं और 1/100 को 10⁻² लिखा गया है। तो सेंटी नॉर्मल अर्थात 10⁻⁻² NaOH विलयन का पीएच ज्ञात करो यदि NaOH जल में पूर्ण आयनीकृत हो रहा है। ये शर्त तो आपको ध्यान रखनी है। ये प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं ये पूर्ण आयनीकृत विलयनों पर लागू होगी, अन्य विलयनों पर लागू नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपके क्षार दे रखा है तो OH- आयन की सांद्रता दी गई नॉर्मलता के बराबर होगी। नॉर्मलता है 10⁻², अर्थात विलयन का POH कितना हो जाएगा, आप इसका माइनस ऋणात्मक लघु गुणक लेंगे तो सीधा POH आ जाएगा और ये POH सिंपल सा प्राप्त होगा 2। लेकिन अभी माध्यम में pH ज्ञात करने के लिए पूछा, ये जरूर ध्यान रखना, जल्दी में ऐसा ना कर दें कि क्षारीय माध्यम दिया है हम सीधा ही ऋणात्मक लघु गुणक लेकर के और 10 की पावर को सीधा pH में कन्वर्ट कर दें, गलत हो जाएगा। पहले चेक कर लेना, क्षार है तो ये घातांक POH के बराबर होगी, फिर हमें pH में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि यहाँ पर POH इतना 2 आ रहा है तो pH कितना हो जाएगा, 14 - 2 बराबर कितना होगा, 12। इस तरीके से हम एग्जैक्ट pH ज्ञात करते हैं। सेकंड वाले, नेक्स्ट वाले में, जल में पूर्ण आयनीकृत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डेसीमोलर, सबसे पहले डेसीमोलर का मतलब 1/10 m की बात कर रहे हैं, या इसको हम m/10 लिखें तो भी एक ही बात है, ध्यान रखना। विलयन की pH ज्ञात करने के लिए कहा है। अब वापस कौन सा विलयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में आयनीकृत होकर OH- आयन देता है, अर्थात विलयन में कुल OH- आयन कितने होंगे वो यहां नोट कर रहे हैं। OH- आयन बराबर कितने होंगे यहां पर दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि मोलरता दे रखी है तो आप ये वाला सूत्र काम में लेंगे m × x। मोलरता को आप x से गुणा करके सरल करें। और चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है जलीय विलयन में आयनीकृत होकर के जल योजित कैल्शियम आयन और 2 OH आयन उत्पन्न करता है यदि पूर्ण आयनीकरण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर x का मान कितना होगा, 2, अर्थात इसकी अम्लता कितनी रहेगी, 2। तो मोलरता आपके दे रखी है 1/10, m इसका मात्रक है, पृथक कर दें तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू कितना हो जाएगा, 2x का मान, ये उत्तर आएगा आपके 2/10। ये आया आपके पास में OH आयन की सांद्रता। अब मैं पहले इससे POH ज्ञात कर सकता हूं, सीधी pH नहीं निकाल सकते, तो आप POH ज्ञात करें तो बराबर हो जाएगा -log, अब मैं आधार 10 नहीं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना 10 आधार है, ये हो जाएगा 2/10। लघु गुणक के नियम के अनुसार आपको पता है लॉग में कोई संख्या बटा में दे रखी है तो जो भाग के अंदर संख्या है उसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये लिखा जाएगा -log 2, ठीक है। और चूंकि ये माइनस है इसका भी माइनस होगा तो मैं अगर माइनस घटा देता हूं तो लॉग लेंगे तो कितना होगा, 1/10 में 10 का लॉग माइनस log 10 होगा, लेकिन चूंकि माइनस पहले से उपस्थित है तो माइनस और माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस, और ये होगा log 10 प्लस चिन्ह में, क्योंकि भाग वाली संख्या का माइनस लॉग और यहां पर खुद माइनस पहले से ही है तो दोनों माइनस माइनस गुणा करेंगे तो होंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +log 10, आधार 10 ही है ये मानकर। तो -log 2, तो log 2 का मान कितना होता है 0.3010, मैं 0.30 लिख रहा हूं, और log 10 आधार 10 है तो मान कितना होता है 1, तो प्लस का आ रहा है 1 और माइनस का आ रहा है कितना 0.3,
अब इन दोनों को सरल करें तो क्या स्थिति आती है, देखिए इसको मैं पीओएच के बराबर है, इनको सरल करें, एक में से माइनस का 0.3 घटाऊंगा तो ये मेरे पास उत्तर आएगा प्लस का 0.7 या 0.7। किस में आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो ये आ गया 0.7। लेकिन ये क्या है, पीओएच आया है अभी हमारे पास, ये किसके बराबर है, ये मान पीओएच के बराबर है जो कि है 0.7। तो मैं अगर पीएच ज्ञात करना चाहूं तो 14 में से 0.7 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 13.3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वापस वही गलती नहीं करें। क्षार दिया गया है, सूत्र से दिया गया है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया हो तो आपको सूत्र और सूत्र के बाद आपको आयनीकरण आना चाहिए, कौन से आयन जल में उत्पन्न कर रहा है, और उसके अनुसार जो आयन उत्पन्न कर रहा है उसी की संख्या को आप m इंटू एक्स या सीधी नॉर्मलता दे रखी है तो सामने रख करके सरल कर सकते हैं और तभी जाकर के यह सही पीओएच निकलेगा। फिर पीओएच को अगर प्रश्न में पीएच पूछा गया है तो कन्वर्ट करेंगे और यहां पर इसका पीओएच आएगा 13.3। 7 से ज्यादा है, माध्यम क्षारीय रहेगा, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। सेम एक और प्रश्न है, H2SO4 के मोलरता दे रखी है 0.01 मोलर विलयन की पीएच ज्ञात करनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है और हम इसको इस रूप में सरल करते हैं। देखिए यहां से अब मोलरता दे रखी है तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, नॉर्मलता ज्ञात कर दीजिए। नॉर्मलता किसके बराबर होगी, H+ आयनों की सांद्रता के बराबर। और नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, m को x से गुणा करके। m कितना दे रखा है 0.01, x कितना है यहां से चेक कर लीजिए। H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है, पूर्ण आयनीकृत होगा तो यह विलयन में 2 H+ आयन उत्पन्न करता है। तो आपको आयनीकरण भी पता होना चाहिए कि ये कितने H+ आयन उत्पन्न करेगा। तो चूंकि H2SO4 है, चूंकि SO4 स्वतंत्र रह सकता है तो दोनों H+ आयन विलयन में आ जाएंगे और इनमें H+ आयनों की संख्या एक मूल से उत्पन्न H+ कितने हैं 2, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 2 और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, H+ आयनों की सांद्रता के बराबर है। अब मैं इससे या इस संबंध से pH ज्ञात करता हूं तो हमारे पास में आया है H+ आयन की सांद्रता बराबर 0.01 इंटू 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻²। 0.01 है, पॉइंट हटा के 1 लिखूंगा और नीचे 2 जीरो तो 100 हो जाएगा। 1/100 को 10⁻⁻² लिखा गया है। अब इस प्रक्रिया को आप चेक करें, इसका मैं पीएच ज्ञात करना चाहता हूं तो पीएच होता है -log 2 इंटू 10⁻⁻²। मैं अब डायरेक्ट सरल करता हूं, अभी पहले सरल करके बता रखा है। अब यहाँ 2 इंटू 10⁻² को सरल करूं तो 2 का ऋणात्मक लॉग हो जाएगा -0.30। यहां पर अगर मैं इसको गुणा की संख्या है लूंगा तो कैसे आएगा, प्लस का चिन्ह, लेकिन चूंकि ये माइनस लघु गुणक को प्लस से करूंगा तो मान कितना आएगा माइनस में। तो यहां पर वापस आपकी प्रक्रिया आ जाएगी किसमें, माइनस में, और ये आएगा आपके -log 10⁻⁻²। -2 को यहाँ मैं गुणा करूंगा तो इस माइनस और माइनस का गुणा कितना होगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 0.30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का होगा 2, log 10 का मान 1 गुणा करिए 1, ये आ जाएगा -0.30 प्लस हो जाएगा 2 और 2 में से मैं इसको घटाऊंगा क्योंकि प्लस का मान है, 1 है माइनस का, तो सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7, 1.7 और यह मान किसको प्रदर्शित करता है, पीएच को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह पीएच 7 से कम है, विलयन का माध्यम अम्लीय रहेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना। तो क्षार दिया हो तो पहले पीओएच ज्ञात करके पीएच में कन्वर्ट करें, अम्ल दिया गया है तो डायरेक्ट हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं और इसकी पीएच हो जाएगी 1.7। अब अगर इस तरीके से पूछा जाए, अम्ल दिया है, पूछा पीओएच क्या होगा, तो आप सिंपल सा है, पीएच पहले ज्ञात कर लो अम्ल के लिए, फिर उसको 14 में से घटा करके इसकी पीओएच ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विलयन के लिए अगर मुझे पीओएच पूछे तो क्या होगी,
14 में से इसको घटा दीजिए तो ये आएगा 12.3। तो इस अम्लीय विलयन की पीओएच 12.3 और पीएच 1.7 रहती है। ये संबंध हम उस जलीय विलयन के लिए प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट स्थिति है, एक और कंसेप्ट है, माध्यम की सांद्रता अगर गुणक के रूप में परिवर्तित की जाए तो पीएच में क्या परिवर्तन होगा। माध्यम की सांद्रता को गुणक के रूप में परिवर्तित किया जाए तो पीएच में क्या परिवर्तन होगा। उसके लिए आप प्रक्रिया चेक करें। अम्लीय विलयन के लिए पहले लिखा गया है कि विलयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ाने पर पीएच इकाई घट जाता है। कैसे, देखिए, अगर मैं विलयन की H+ आयन की बात कर रहा हूं, नॉर्मलता के बराबर है, सांद्रता में लेता हूं 10 की पावर -2। ठीक है, अब परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन कितना करना है, सांद्रता को 10 गुना, ये सांद्रता ही है, H+ आयनों की सांद्रता नॉर्मलता के बराबर, सांद्रता 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो जितनी सांद्रता है उसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगी। इसको सरल करूंगा, इसकी घातांक 1 प्लस की है, उस घातांक है -2, तो दोनों का घातांक जोड़ेंगे तो -2 में से 1 प्लस का घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, 10⁻⁻ होगा -1। अब आपके पास में ये संबंध है, पीओएच के साथ रिलेशन आपको पता है, तो हम सीधा आंसर ज्ञात कर सकते थे। यहां पर इस विलयन के लिए H+ आयन दे रखा है तो पीएच क्या होगा, घातांक जो भी दे रखा है ऋणात्मक घातांक वही पीएच के बराबर, यहाँ पर ऋणात्मक घातांक दे रखा है वही पीएच के बराबर, कितना हो जाएगा 1। अब आप चेक करें, पहले विलयन का पीएच था 2, अब विलयन का पीएच कितना है 1, अर्थात यदि दिए गए विलयन की सांद्रता को 10 गुना कर दिया जाए तो पीएच कितना कम हो रहा है, इकाई घट जाता है। बस यही चीज यहाँ लिखी है कि यदि विलयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ाई जाए तो पीएच कितना होगा, इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं H+ आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 दे रखी है, जिसका पीएच में आपके यहाँ सीधा लिख देता हूं 5 आएगा। घातांक ऋणात्मक में जो भी है 10 की घातांक वो पीएच के बराबर है। सेकंड में 100 गुना सांद्रता बढ़ाने पर पीएच, 10 गुना बढ़ाने पर इकाई घटेगी, 100 गुना बढ़ाने पर 2 इकाई घट जाएगी, अर्थात 2 कम हो जाएगी। तो पीएच अगर 5 है तो अब पीएच कितनी होनी चाहिए, 30। कैसे ज्ञात करते हैं, सेकंड पीएच में बता रहा हूं। H+ आयन सांद्रता पहले थी 10 की पावर -5, मैंने 100 गुना बढ़ा दी, सांद्रता 100 गुना बढ़ाई, 100 गुना का अर्थात सांद्रता को 100 से गुणा कर दो। जैसे 100 से गुणा करूं ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -5, दोनों को सरल करें तो उधर घातांक प्लस की 2 है और ये माइनस की 2, तो घट जाएगी, पीछे बचेगा -3, 10 की पावर -3 जिसका पीएच होता है 3। तो 100 गुना बढ़ाया जाए तो पीएच परिवर्तित होकर कितनी इकाई घटेगा, 2 इकाई, और 2 इकाई घट करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही आंसर है। तो सांद्रता 10 गुना करें पीएच इकाई घटेगा, 100 गुना करें 2 कम हो जाएगा, 1000 गुना सांद्रता बढ़ा दें तो पीएच 3 इकाई कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम परिवर्तन के बाद विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। एक और अलग प्रक्रिया है जो याद रखी है, वो ध्यान से देखें। अम्ल की 10 गुना तनुता बढ़ाने पर पीएच इकाई बढ़ जाता है। अब तनुता बढ़ाने का क्या मीनिंग है, मैं यहीं से बात कर रहा हूं। पहले ये विलयन था, अब मैं तनुता परिवर्तित करता हूं। ठीक है, तनुता हमेशा सांद्रता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, सांद्रता के व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, या फिर समानुपाती की जगह आप सिंपल ये प्रक्रिया ले सकते हैं, बराबर सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती। अब चूंकि यहां पर तनुता बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता क्या होगी, उतनी घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे प्रदर्शित करें, मैं इसी को लेकर यहां कन्वर्ट कर रहा हूं। सांद्रता में कितनी बढ़ा रहा हूं, 10 गुना की जगह यहां में तनुता 10 गुना बढ़ा देता। तो क्या हो गया था, पहले H+ आयन की सांद्रता दे रखी थी 10⁻²। अब मैं तनुता 10 गुना बढ़ा रहा हूं। तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता की व्युत्क्रम है, तो सांद्रता बढ़ा रहे जब तो हमने सीधे संख्या से गुणा किया, लेकिन तनुता बढ़ा रहे हैं तो आप इसको 1/, जितनी तनुता बढ़ाई जा रही है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो 1/10 लिख दीजिए, ये तनुता में वृद्धि हो गई। ठीक है,
अब यहां पर चूंकि सांद्रता है तो मूल प्रति लीटर का मतलब विलयन का आयतन विलायक मिलाकर परिवर्तित किया जाए तो तनुता अपने आप क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने 10 का यहां पर भाग दे दिया। अब मैं 10 ऊपर लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और इसका अर्थ हो जाएगा 10 की पावर -1, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। अब आप चेक करें, अगर H+ आयन सांद्रता 10 की पावर -3 है तो pH कितना होगा, 3। अब आप तुलना कर लें, पहले pH था 2, अब pH कितना हो गया, 3। तो तनुता 10 गुना बढ़ाने पर pH कितना बढ़ गया, इकाई बढ़ गया। बस ये प्रक्रिया लिखिए कि अम्ल की 10 गुना तनुता बढ़ाने पर pH इकाई बढ़ जाती है। अगर मैं यहां पर 100 गुना तनुता बढ़ाऊं तो pH 2 इकाई बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी मान आया उसमें 2 जोड़ें, अगली pH आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका उत्तर आप निकाल के चेक करें, क्या आंसर आता है। H+ आयन सांद्रता 10 की पावर -5 की 100 गुना तनुता बढ़ा दी जाए तो pH क्या होगा। 10 गुना बढ़ाने पर pH क्या हो जाता है, इकाई रूप में। यहां पहले 2 थी, इकाई बढ़ जाती है। तो 100 गुना तनुता बढ़ाने पर pH 2 इकाई बढ़ जाएगी। तो पहले 5 थी, अब ये 10 की पावर -7 से pH हो जाएगी कितनी, 7। तो इसमें तनुता बढ़ाने पर pH बढ़ती है, सांद्रता बढ़ाने पर pH घटती है। लेकिन 10 के गुणक का ध्यान रखना, 10 के गुणक के साथ इकाई बढ़ेगी, इकाई घटेगी, और उसी रूप में इसका उत्तर आ जाएगा pH कितनी होगी, 7। तो 10 की पावर -5 की तनुता 100 गुना बढ़ाने पर, अर्थात 10 की पावर -5 बटा हो गया 100, ऊपर ले जाएंगे -2 और -5 -7, तो pH कितनी हो जाएगी, 7। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, pH में परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, चूंकि माध्यम कैसा है, अम्लीय है, pH एग्जैक्ट 7 नहीं होगी, 7 से कम रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर विलयन अति तनु हो गया है। तो ऐसी स्थिति में विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता 10 की घात -7 पहले से ही है। तो इसको मैं यहां लिखूंगा तो 2 × 10 की पावर -7 होगा, फिर इसको सरल करेंगे तब एग्जैक्ट मान आएगा। ठीक है, तो ये pH एग्जैक्ट 7 नहीं होगी, pH कितनी होगी, 7 से कम रहेगी, क्योंकि हमें अम्ल दिया गया है। ये अति तनु अम्ल विलयन में बदल जाएगा और pH 7 से कम रहेगी, एग्जैक्ट 7 नहीं होगी। इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। pH अब पूर्ण गुणक के रूप में नहीं बदलेगी, क्योंकि जब भी हम विलयन के H+ आयनों को कंसीडर करेंगे तो विलयन की pH में जो परिवर्तन है वो H+ आयनों को लेकर करनी पड़ेगी, और वह मान एग्जैक्ट 7 के से थोड़ा कम रहेगा, ताकि विलयन का माध्यम कैसा हो, अम्लीय। अर्थात अम्ल को कितना ही तनु करें, माध्यम अम्लीय रहना चाहिए, क्षार को कितना ही तनु करें, माध्यम हमेशा क्षारीय रहना चाहिए, और pH उसी के आधार पर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्थिति देखें, ये प्रश्न जरूर ध्यान रखना हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब मैं लास्ट में कुछ सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की pH क्या होती है, मैं सामान्य pH बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट pH नहीं है, लगभग माध्यम के रूप में कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये आप एक बार चेक कर लें क्या क्या स्थिति रहती है। तो दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के pH मान यहाँ पर दिए गए हैं, और इन pH और pOH मानों को आप प्रदर्शित करें। ज़्यादातर आपको इससे याद रखना है, और ये मान आप 14 में से परिवर्तित करके बता सकते हैं। तो मैं अभी pH के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं, चूंकि एग्जैक्ट मान नहीं है, मैंने पूर्णांक के रूप में लिखे हैं, तो इस रेंज में आते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, pH अगर 0 का मतलब प्रबल अम्लीय माध्यम है, क्योंकि 0 है तो उस विलयन का pH न्यूनतम है, और pH न्यूनतम है तो अम्ल ये प्रकृति सबसे अधिकतम या प्रबलतम अम्ल होगा। अर्थात pH घटती जाएगी, अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, pH बढ़ती जाएगी, क्षार की प्रबलता बढ़ेगी। इसी रूप में इसको दर्शाते हैं। तो उसी के आधार पर ये लिया हुआ है, लेड स्टोरेज बैटरी का अम्ल H2SO4 अगर 1 नॉर्मल है तो उसकी pH कितनी होगी, 0। इसी तरीके से आमाशय में स्रावित HCl की pH 1 से अधिक होती है, तो ये 1 और 2 की रेंज में आएगी, और यह लगभग 1.8 या 1.2 से 1.8 के बीच में प्रदर्शित की जाती है। लेमन जूस pH 2, विनेगर में सिरका या एसिटिक अम्ल, तो ये विनेगर या ऑरेंज जूस इसकी pH कितनी होगी, 3।
टोमेटो जूस, ये विलयन है, सारे ध्यान रखना, जलीय विलयन है इसलिए पीएच प्रदर्शित कर रहे हैं, माध्यम इनका जल ही होगा। फिर टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, पीएच लगभग 4। ऐसे ब्लैक कॉफी और बियर, इन दोनों की पीएच लगभग 5 के बराबर। ऐसे ही दूध, चाय, अंडे, यूरिन या मूत्र, इनकी पीएच कितनी है? 6। ऐसे ही डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल की पीएच कितनी है? 7। पीओएच में आप कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ पीएच याद करना है। तो आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर की पीएच कितनी होगी? 7 होती है। ऐसे ही अगर मैं समुद्री जल की बात करता हूं, सी वाटर या समुद्री जल, तो समुद्री जल के लिए पीएच 7 से क्या होगी? अधिक, अर्थात समुद्र का जलीय विलयन हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसे ही बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन कैसा होता है? ये हम पहले ले चुके हैं, ध्यान रखना। ये लवण है, अम्लीय प्रकृति का लवण है, ठीक है। लेकिन जलीय विलयन कैसा हो जाए? ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए इसको अम्लीय लवण कहते हैं। लेकिन जलीय विलयन के अंदर ये H2CO3 दुर्बल अम्ल और NaOH प्रबल क्षार बनाता है। तो चूंकि क्षार प्रबल है तो माध्यम कैसा होगा? क्षारीय। पीएच कितनी है? 9। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच भी क्षारीय में लगभग 10 होती है। ऐसे ही अमोनिया या डिटर्जेंट या डाई, हेयर डाई जो आ रही हैं, उन सभी का पीएच कितना होता है? 11। बहुत प्रबल क्षारीय प्रकृति की है, इसलिए कई बार डाई करने से पहले हाथ पे लगा के चेक करते हैं कि वास्तव में यह आपके हाथ के साथ इरिटेट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अगर पहुंचा रही है तो ऐसी डाई का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे आपको अमोनिया और डिटर्जेंट की पीएच कितनी रखनी? 11। साबुन की पीएच कितनी होती है? 12। ठीक है, आजकल पीएच बैलेंस्ड सोप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षारीय माध्यम के ही पीएच या साबुन होते हैं। इसी तरीके से बाल रंगने का जो ब्लीच है वो इस अमोनिया से भी ज़्यादा प्रबल प्रभावी 13 तक है। और इसी तरीके से लाई या डोमिक्स टॉयलेट क्लीनर हैं, उन टॉयलेट क्लीनर की पीएच लगभग 14 होती है। अर्थात 1 नॉर्मल विलयन की बात कर रहे हैं तो उसकी पीएच कितनी होगी? 14। तो और पीओएच कितनी होगी? 0। तो इस तरीके से हम दैनिक जीवन में, या एक और चीज़ ध्यान रखना, ब्लड का पीएच पूछे तो आपको ध्यान रखना है 7.4 होता है, ठीक है। तो और इसी तरीके से बॉडी के अंदर अलग अलग माध्यम के रूप में प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और यह एक महत्वपूर्ण पीएच पर टॉपिक लेवल तक काफ़ी सिंपल प्रक्रिया को मैंने बताया है। बाकी ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ तक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप 1-2 बार पढ़ें और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसके संबंधित प्रश्न भी वापस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।